हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सीखेंगे एकदम बेसिक से कि हर चीज़ें हमको समझ में आ पाए। कुछ भी ज़्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है कि हम पहले शुरू करें और देखें कि क्या होती है केमिस्ट्री और कैसे इसको नहीं समझ में आता है। उस टेक्निक को सीखेंगे जहाँ से एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से केमिस्ट्री हर किसी को आता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले एटम क्या होता है वहाँ से शुरू करते हैं। एटम में होता क्या है वो उसमें जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ को प्रॉपरली हम लोग करेंगे। ठीक है, कुछ बेसिक सी चीज़ें होंगी जो हर किसी को सीखनी होगी, नहीं तो केमिस्ट्री आपको कभी नहीं आ सकती। अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपको केमिस्ट्री सिखा दूंगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। बस एक बात ध्यान में रखिए, कुछ चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको केमिस्ट्री आ सकती है। जैसे मैं कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ वो आप देख सकते हो। इससे पहले हम पढ़ेंगे एटम। एटम्स होता क्या है, ठीक है। एटम हम देखते हैं कि एटम क्या होता है, ठीक है। एटम किसी भी सब्सटेंस का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स बोल सकते हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। कहते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो इंडिविजुअल होता है। ऐसा कहना तो सही नहीं है कि इंडिविजुअल होता है, क्योंकि इसको जब हम फर्दर डिवाइड करते हैं, मतलब इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसमें होते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग थियरी है, डाल्टन्स थियरी है, किसी किसी के अकॉर्डिंग अलग अलग हुआ। लेकिन बस आप इतना समझिए कि किसी एटम का कोई मॉलिक्यूल है कि कोई सब्सटेंस है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है एटम, ठीक है। अगर एटम होता है तो एटम में फिर ऐसा क्या होता है, तो हम देखेंगे कि एटम में क्या चीज़ें होती है, वो किस तरीके से बिहेव करती है, उनका काम क्या होता है। तो एटम में हम देख लिए कि तीन चीज़ें होती है, ठीक है। एटम्स में तीन चीज़ें होती है। इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ये तीन चीजें होती है उसके अंदर। होने को और भी चीजें होती है, लेकिन ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, न्यूट्रॉन का काम क्या है, प्रोटॉन का क्या है, और इनके अकॉर्डिंग आगे केमिस्ट्री को हम कैसे सीख पाते हैं। हर बातों में जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो ये हमको जानने के लिए हम यही सब जानेंगे कि इन सब का काम कैसे करते हैं। और इन सब को जाने बगैर आप केमिस्ट्री तो रहने दीजिए, उड़ा उड़ा के सीखना ही कहते हैं कि बस ऐसे टाइम पास करना है तो आप सीख सकते हो। चलिए, कुछ ज्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है कि हम आगे थोड़ा देखते हैं। ये जो नाम देखिए आपने, इनके डिस्कवरर का नाम आप मतलब चाहे तो जान सकते हो, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन को जो जे थॉमसन साहब ने ढूंढा, प्रोटॉन को रदरफोर्ड साहब ने ढूंढा था, और न्यूट्रॉन को चैडविक ने ढूंढा था। ये आप लर्न रख सकते हैं, कभी कभी पूछ देगा तो आपको पता होना चाहिए। आगे जो बात ये है कि हम इसके आगे क्या शुरू करें। एटम हम जानेंगे, अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल से पहले जो जानने वाली इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो होती है एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। कोई भी एटम होता है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है वो हमको जानना पड़ेगा। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है वो जानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अभी एटम से मॉलिक्यूल्स तक जाने तक पूरी केमिस्ट्री ही है। एटम से मॉलिक्यूल बनने तक ही तो पूरी केमिस्ट्री है, उसके बाद कुछ है नहीं। जैसे आप बोल सकते हैं कि हमने एटम में एक ले लिया सोडियम, ऐसे, ठीक है, सोडियम
एक हमने ले लिया क्लोरीन, ये दो अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है, और इसका होता है 17। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं NaCl। अब केमिस्ट्री बस यही है कि ये दोनों मिल के ऐसे कैसे हो गए, यही तो हमको सीखना है कि भाई यहाँ पे एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का है, ये दोनों मिल गए और यहाँ पे क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बना दिए। सोडियम क्लोराइड बना दिए तो आपको भी समझ में आना चाहिए ना कि ऐसे कैसे बन गया, हमको तो नहीं समझ में आया। इसका मतलब कोई भी दोनों ऐड करके एक साथ लिख दो, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो जो है उसको सीखने के लिए इसके बेसिक प्रिंसिपल को जो इसमें रूल्स होता है वो आपको सीखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो एटम से मॉलिक्यूल तक की केमिस्ट्री होती है और वही आपको सीखनी है। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों का, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है पहले आप सीख लीजिए। किसी भी एटम के अंदर, ओके, किसी भी एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना, उसके नंबर को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। नहीं समझ में आया? मान लो कि ये कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है, इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं। कितने? 5। तो आप कह सकते हैं कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। अगर मान लो इस एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं तो आप कह सकते हैं कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, 10, ठीक है। कोई ऐसी वैसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं जानते हो, ठीक है। कुछ चीजें जो रहेगी वो आपको थोड़ी सी माइंड को फोकस करके सीख लेनी है, बेसिक सी चीजें हैं। ऐसा कोई लगता नहीं इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है जो आपको समझ ही नहीं आएगा, सीधी सी बात है। कोई एटम इतने छोटे हैं कि देखे नहीं जा सकते हैं। तो हम इमेजिन करेंगे कि कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, और पार्टिकल्स में जनरली आपको ध्यान में रखना है वो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये जब हैं तो इनके काम देखेंगे, इनके ऊपर बेस्ड जो डेफिनेशंस है वो देखेंगे जिनका यूज हम अभी करते हैं। जैसे हमने बोला कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जैसे हमने बोला एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर जो होता है ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्या बोलना है आपको, the number of protons present in any atoms is called atomic number of that atoms, okay। atomic number को represent किया जाता है कैपिटल Z से, ठीक है। atomic number represented by capital Z, okay। ओके चलो ये तो हमने समझ लिया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है ये। उसी तरीके से हम देखेंगे कि एटॉमिक नंबर तो हम समझ लिए, एटॉमिक मास नंबर भी आता है और जरूरी वो भी है सीखना, क्योंकि वो सीखे बिना हर एक दूसरे से रिलेटेड है। अब जब इसका इस्तेमाल आएगा तो अगर किसी का मान लो कि एटॉमिक नंबर उसको पता है और एटॉमिक मास नंबर भी नहीं पता है, उस बच्चे को फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम आएगी। चीजें रिलेटेड होती है, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो दूसरे स्टेप को वो स्टेप क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। आप देख सकते हैं कैसे होगा, थोड़ी सी चीजें ध्यान दीजिए यहाँ पे। एटॉमिक नंबर आपने देखा, एटॉमिक मास नंबर की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास नंबर किसको बोलेंगे वो भी देखेंगे। ओके, एटॉमिक मास नंबर जो होता है, एटॉमिक मास नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। अगर मान लेते हैं कि किसी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं और 12 न्यूट्रॉन्स हैं, ओके, तो ये दोनों नंबर को ऐड करोगे, जो भी नंबर होगा उसको बोलेंगे एटॉमिक मास नंबर, ओके। तो डिफाइन कर सकते हो। देखो समझने के बाद लैंग्वेज इंग्लिश हो, मराठी, चाइनीज, कोई भी लैंग्वेज हो, फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है वही उस लैंग्वेज में लिखना है।
जैसे आप बोल सकते हो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एटम्स। ओके, कोई कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप एकदम अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, आपको कुछ चीजें बस ध्यान देनी है कि आप डेफिनेशंस क्लियर रहो, और डेफिनेशन रट्टा मार के तो नहीं लर्न कर सकते ना। आप मुझे लगता है समझ गए तो अपनी लैंग्वेज में लिखो ना, किसने बोला इंग्लिश में लिखो, या फिर कोई ऐसा कोई चीज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का बस सेंस ये है कि आप कितना समझते हो वो बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझते हो ना तो आप एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि जब तक आप समझेंगे नहीं ना आप लिख नहीं सकते। फिर तो वो हो गए ना कि जबरदस्ती का आपने 4 सेंटेंस लर्न के लिए जाकर के लिख दिए, ऐसा नहीं करते। ऐसा करोगे तो मार्क्स भी आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। आपको मेहनत करनी है बस इस बात पे कि समझ के करना है। तो हमने बोला एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोई भी एटम के अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से। चलिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं। तो एटॉमिक मास नंबर वो होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इज नोन एज एटॉमिक मास नंबर ऑफ दैट एटम्स। ओके, एटॉमिक मास नंबर इज represented by capital A. Okay, atomic mass number is represented by capital A. दो चीजें ध्यान में रखो। फर्स्ट, पहली चीजें ये हो गई कि एटॉमिक मास नंबर, और दूसरी चीजें हो गई एटॉमिक नंबर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कि सर आपने तो पहले एटॉमिक नंबर बोला, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ी चीज़ों को समझ सकते हैं कि अगर आपने एटॉमिक मास नंबर बोल दिया और एटॉमिक नंबर, तो हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप लर्न कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन दोनों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको जानना चाहिए। ये जानने का बस रीजन इतना है कि बस ये समझ लीजिए कि Z जो होता है ना, कैपिटल Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये दोनों होते हैं। ठीक है, आपको कुछ चीजें देख के समझनी होगी। ओके, तो न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, बाकी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो थोड़ा मैं बताने की हेल्प करता हूँ, आपको कोशिश करता हूँ। जैसे कोई भी एटम हो गया ना, एटम की बात कर रहा हूँ, ना कि हम बात कर रहे हैं जनरली आयंस की, आयंस नहीं बोल रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं एटम्स की। कोई भी एटम अगर है तो उस एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आप इस बात को समझिए एकदम अच्छे से कि कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम्स रहने दो, आयंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये माइंड में क्लियर रखो आप लोग। ठीक है, कोई भी एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा, और सॉरी जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, जब ऐसा है तो इसका कुछ एटम के ऊपर फर्क पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता है। और ये क्या फर्क पड़ता है ये आप दिखाता हूं मैं अभी आपको। बस इतना आप माइंड में फिक्स रखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे ये एटम है, इसमें 5 क्या है, प्रोटॉन दिख रहा है आपको, तो डेफिनेटली इसमें 5 ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम थोड़ी सी एक स्टेप थोड़ी और डीप में जाके समझने की कोशिश करते हैं। जब हम डीप में जाते हैं तो देखते हैं कि अरे यार ये तो दोनों नंबर में सेम हो गए, तो इनका कुछ तो असर पड़ना चाहिए एटम पे। तो असर इनके कैरेक्टर के हिसाब से एटम पे पड़ता है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाते हैं कि चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ। यहाँ पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लगाया और 5 न्यूटन का इधर से लगाया, तो ये जो हाथ है यहाँ पे फिक्स रहेगा, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। ठीक है, वैसे ही एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन इक्वली चार्ज उनके ऊपर होता है,
और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, और एक प्रोटॉन एटम होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है जो पॉजिटिव होता है वो भी बता देता हूँ। तो अगर हम बोलेंगे -2 + 2 = 0, दैट्स वाई एटम बिकम्स न्यूट्रल। इसीलिए जो एटम होता है वो उस पर चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है ना, एटम्स के ऊपर चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रल बना देते हैं। अगर मान लो किसी एटम के अंदर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, या फिर इस एटम के अंदर से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो ये जो एटम है वो बन जाएगा आयन, मतलब उस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें और हम और अच्छे से डीप में समझेंगे, बट अभी आप बस इतना समझिए कि ये जो प्रोटॉन्स है, मतलब ये एटम्स हैं, ये तब तक न्यूट्रल होगा जब तक ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अगर इनका नंबर डिस्टर्ब हो गया ना, तो ये फिर एटम्स नहीं रहेगा, ये फिर क्या बन जाएगा, आयन हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको थोड़ी सी कुछ चीजें बताता हूँ, वो आप देख लीजिए कि हमने अभी देखा एटॉमिक नंबर देखा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम। नंबर ऑफ एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन टुगेदर इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, ओके। एंड एटॉमिक मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल A, एंड एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z, ठीक है। Z is equal to number of protons and A is equal to number of protons plus neutrons. Okay. Now we learn electronic configuration of any atoms या elements बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो जानने से पहले हम थोड़ी सी कुछ चीजें और जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखना है आपको, तो उसके पीछे आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर वो पहले नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हर बार आपको पीरियोडिक टेबल ओपन करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप एक दिन किसी दिन बैठिए 1 घंटे के लिए और लर्न कर डालिए सब। अगर आपने 30 तक एलिमेंट्स के नाम लर्न कर लिए, कितने? 30 तक, 1 to 30 तक एलिमेंट्स के नाम लर्न कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना एकदम ईजी हो जाएगा। 30 तक करने का बस सेंस है कि अगर 30 तक लर्न कर लेते हैं तो आपको 12th तक ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। क्यों? रीजन ये है कि 30 तक एलिमेंट लिखेंगे तो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तक इंक्लूड हो जाता है उसमें, और बाकी जो बचा जो एफ ब्लॉक, उसको 12th में, 11th 12th में थोड़ी उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बेसिक रूल समझ जाएंगे और फिर उसके बाद पूरे पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जनरली जानने के लिए इतना आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। मैं आपको एलिमेंट्स के नाम बता देता हूँ, आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, लेकिन आप एक होता है ना कि कहीं पे भी वैसे लर्न करेंगे तो कभी नहीं होगा। अभी और अभी कर लीजिए, मेरे हिसाब से तो ये होगा, क्योंकि टाइम एक बार जब चली गई आप सोचेंगे कल कर लेंगे, वो सब तो नहीं होता है। आप केमिस्ट्री पढ़ना है, जो कर रहे हैं क्लियर करते रहिए, कई सारी चीजें आपको आती रहेंगी और ये देखेंगे। कल मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि आपको ये बताना है कि एटम क्या होता है, एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, और एटॉमिक नंबर क्या आता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। एक और बेसिक सी चीज मैं बता देता हूँ कि ये जो एटम के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली इनका जगह कहाँ पे है। जैसे कहते हैं ना कि एक घर है, उस घर के अंदर हम फैमिली रहते हैं, मान लो कि जिसमें 3-4 रूम है, तो हर फैमिली किसी एक रूम में नहीं रहेगी ना, हर इसी की अपना एक जगह डिसाइड होती है। वैसे कह सकते हो कि मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, ये एटम है। एटम के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और ये न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं ये 2 लोग होते हैं, न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पे प्रोटॉन, ये एक साथ रहते हैं, ठीक है। एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे रिवॉल्व करता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो सेल है, इसी सेल में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ना कि एक जगह पे रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ एक ही प्लेस न्यूक्लियस में रहते हैं, ओके।
चलिए ठीक है, आगे की डिटेल्स में आपको और अच्छे से बताऊंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, फिर ये हो जाएगी। ओके, चलिए बाय।